गुड मॉर्निंग क्लास। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्या लिखा हुआ है? We will know that inclusive education has really become embedded in our culture when the term becomes obsolete. ठीक है, तो इससे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि आज हम लोग कौन सा विषय टॉपिक पढ़ने वाले हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? Inclusive education. हाँ, Inclusive education. बिल्कुल सही। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भी एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसकी प्राप्ति हम लोग कहाँ करते हैं? औपचारिक साधनों से विद्यालय में करते हैं। और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले जितने भी छात्र हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक समान नहीं होते हैं। उसमें से अधिकांश सामान्य होते हैं और कुछ छात्र असाधारण होते हैं। तो जो छात्र असाधारण होते हैं उनमें जो आप उनके शारीरिक और जो मानसिक अगर उनका आकलन करें तो उनमें कुछ विभिन्नताएं या विविधताएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो शारीरिक दृष्टि से विविधता वाले बालक में कुछ लोग बहुत ही हेल्दी होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ में शारीरिक दोष होते हैं। इस प्रकार से मानसिक दृष्टि से विविधता वाले बालक को अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग बहुत ही प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो इन सभी बालकों की, चाहे आप फिजिकल हेल्थ ले लें या मेंटल हेल्थ ले लें, तो इन सभी बालिकाओं में कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, जिस कारण जो है हम लोग इन छात्रों को अलग श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे बालक परिवार, विद्यालय और समाज में एडजस्टमेंट करने में इन लोगों को कठिनाई होती है। इसलिए इनके लिए हम लोग एक स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम अलग से उनके लिए विद्यालयों की स्थापना करते हैं, जिसमें उनके समन्वित विकास की संकल्पना जो की गई थी उसको हम लोग वहां पे पूरा करें। तो जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अब इस अवधारणा में परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में अब ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे ऐसे सभी बालकों के शैक्षिक विकास के साथ उनका समन्वित विकास भी हो सके। तो जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो हम लोग साधारण जो बालक पढ़ते हैं या आप लोग जो इस कैटेगरी में आते हो कि आप लोग हेल्दी हो, आपका आईक्यू भी सामान्य है, तो उनके साथ ये जो असामान्य बालक है, अगर उनकी शिक्षा की हम लोग व्यवस्था करते हैं तो वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें जो आपका दिव्यांग छात्र है वो भी सामान्य छात्रों के साथ सामान्य विद्यालय में कुछ उनके लिए अतिरिक्त विशेष सुविधाएं रहती हैं, उनको प्राप्त करके वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपने कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं
प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अलग करना अब बिल्कुल मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो समावेशी जो शिक्षा है उसमें बालकों की जो भी इंटरनल पावर्स हैं उनको उसको प्रकट करने का और उसका डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। तो एजुकेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि स्कूल सबसे अच्छा सेंटर है एजुकेशन के लिए। और विद्यालयों में अशक्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ शिक्षा उपलब्ध कराने की जो नवीन व्यवस्था है उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें अशक्त बालकों को समान विद्यालयों में विशेष सुविधाएं देकर सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। देखो ये जैसे कि ये फोटो दिखा रहा है, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य है, पर बीच में कुछ दिव्यांग बालक भी बैठे हैं और ये लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। तो हम लोग समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी विशेषता की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि समावेशी शिक्षा क्या है। अगर हम लोग किसी अशक्त बालक को या दिव्यांग बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ विशेषताएं भी हैं। इसमें जो पहली विशेषता है कि जो आपका समावेशी शिक्षा अशक्त बालकों की शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है जो अशक्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध की जाती है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो ये नहीं कि सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए ही है, उनको जो है नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। और यह जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यह अशक्त बालकों की आवश्यकताओं की दृष्टिगत शिक्षा द्वारा उनके विकास की व्यवस्था है। यानी कि इन विद्यालयों में उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है, इसके अलावा उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस शिक्षा व्यवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि जो अशक्त बालक है या दिव्यांग बालक है वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो अशक्त बालक है उसमें जो आत्महीनता की भावना है उससे उसको मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा एक फायदा ये भी है कि अगर वो शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ग्रहण कर रहा है तो उसके साथ मिलजुल के वो रहना सीख जाएगा, जिससे इसका सामाजिकरण भी होगा। इसके अलावा जो समावेशी शिक्षा जो दी जा रही है विद्यालयों में उस व्यवस्था में अशक्त बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी अच्छे ढंग से होता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग राइट टू एजुकेशन पढ़ चुके हैं, यानी कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, तो इसको पूरी तरह से समावेशी शिक्षा अंगीकृत करता है। तो इससे जो अशक्त बालक हैं उनके कल्याण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पूर्णता समावेशी विद्यालय है और जो सामान्य विशेष उनके लिए शैक्षिक नीतियां बनी हैं, इसमें जो है कि जो छात्रों तथा शिक्षा नीतियों का वर्गीकरण संपादित करे। इसके अलावा वैकल्पिक समावेशी कार्यक्रम, विद्यालय प्रक्रिया और सामाजिक विकास संपादित करें। फिर कानूनी मुद्दे कुछ हैं, शैक्षिक कानून और विकलांगता कानून को संपादित करें। फिर संसार में समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन उसको संपादित करें। समावेशी शिक्षा और आवश्यक संसाधन जो है उसके सिद्धांत को समावेशित करें। फिर जैसे कि समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएं हैं, जैसे साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका एकेडमिक लेवल ऊंचा हो या नीचा ही क्यों ना हो। तो हम लोग जो भी देखते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के एडमिशन में आयु निर्धारित होती है ना,
कक्षा 1 में जैसे 6 वर्ष के बच्चे जो है उनका एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। फिर शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। तो इन विद्यालयों में जो शिक्षक होता है वो आपके जो साधारण बालक हैं, सामान्य बालक हैं और जो दिव्यांग बालक हैं उनके साथ एक जैसा ये व्यवहार करते हैं। और जो अशक्त बच्चों की मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवाई जाती है ताकि ऐसे ही समूह समुदाय बना सके। तो इसमें जो दिव्यांग बालक है, अशक्त बालक है, वो सामान्य बालकों के साथ दोस्ती कर लेता है और एक तरह से इसमें समाजीकरण की भावना विकसित होती है। तो इसमें ये भी दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। तो इससे फायदा ये होता है कि उनके अंदर जो है सहयोग की भावना बढ़ती है। तो शिक्षक जो है सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करता है, जैसे समुदाय भावना को यानी कम्युनिटी फीलिंग को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। तो खेलों का आयोजन सभी के लिए किया जाता है, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो दिव्यांग बालक हो, सभी को जो है खेलों में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, यानी कि जो भी विद्यार्थी है अगर उसको कोई समस्या है तो उसका कैसे समाधान किया जाए, वो आपस में शिक्षक और विद्यार्थी विचार विमर्श करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। फिर किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना, यानी कि जो सामान्य बालक है वो दिव्यांग बालक के साथ अपने किताबों का, अपने गीतों का आदान प्रदान कर सकता है। फिर संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना, यानी कि जो सामान्य बालक है और जो दिव्यांग बालक है उनके विचारों को आपस में हम लोग एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम विद्यालयों में चलाए जाते हैं जिससे छात्र एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सके। तो इससे क्या होता है, आपसी समझ पैदा होती है, मित्रता बढ़ती है, फिर समाजीकरण जो है उसमें भी हम लोग उनका समाजीकरण होता है। फिर छात्रों की को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना। तो हम लोग जनरली देखते हैं जब टीचर्स डे आता है तो टीचर्स डे में क्या होता है कि छात्र ही जो है वो टीचर की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए विद्यालयों में कि छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिले, सामान्य छात्रों को भी और दिव्यांग छात्रों को भी। इसके बाद विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, यानी कि स्कूल में अगर पढ़ाई लिखाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें जो है छात्रों की हम लोग टीम बना सकते हैं जिससे कि ये छात्र आपस में मिलजुल कर काम करना सीख जाएंगे। इसके अलावा एक कोऑर्डियल एटमॉस्फेयर, प्रिय वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। फिर बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना, इसमें अभिभावकों का भी आप सहयोग ले सकते हैं और विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की हम लोग सेवा ले सकते हैं। फिर जो हम लोगों का टीम टीचिंग मेथड है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक शिक्षा एक सहयोग। तो इस मॉडल में एक शिक्षक शिक्षा देता है और दूसरा प्रशिक्षित शिक्षक जो है विशेष छात्र की आवश्यकताओं को कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। हम लोग टीम टीचिंग डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर एक शिक्षा एक निरीक्षण, यानी एक शिक्षक शिक्षा देता है और दूसरा छात्रों का निरीक्षण करता है। फिर स्थिर और घूर्णन शिक्षा, इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और जो दूसरे विशेष शिक्षक है दूसरे दलों पर इसकी जांच करता है। इसके अलावा आपका समांतर शिक्षा, यानी कि इसमें जो आपकी आधी कक्षा है उसको मुख्य शिक्षक पढ़ाता है और आधी को विशिष्ट शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाती है और दोनों ही ग्रुप्स को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है।
इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं वैकल्पिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मुख्य शिक्षक होता है वो अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। इसके अलावा समूह शिक्षा, ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। इसमें दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं और ये काफी सफल शिक्षक पद्धति है। ठीक है, दल शिक्षा। फिर आपका समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा देश भारत देश है उसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा सन 2002 में एक सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण में देश में जितने अशक्त हैं उनका विवरण इन लोगों ने निकाला था। तो सबसे पहला जो अशक्त जैसे लोकोमोटर है वो 106.34, ठीक है, इतने लाख जो है वो लोकोमोटर यानी कि चलने में सक्षम नहीं थे। फिर दूसरा जो था वो श्रवण सुनने की जिनको शक्ति कम थी, ऐसे जो है 30.62 लाख लोग थे जो सुनने में अशक्त थे। फिर कुछ मूक थे यानी बोल नहीं पाते थे, उनकी जो संख्या है वो है 21.56। कुछ दृष्टिहीन थे, देख नहीं पा रहे थे, उनकी संख्या है 20.13 लाख। फिर कुछ लोगों में आंशिक दृष्टि दोष था, उनकी जो जनसंख्या भारत में थी वो है 8.13 लाख। फिर कुछ लोग थे मानसिक अल्प विकास, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड थे, वो उनकी जनसंख्या जो है भारत में 9.95 लाख के लगभग थी। फिर आंशिक मतलब मानसिक अल्प विकास और ये सब देख चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत में जो 3 से 4% रिजर्वेशन जो है वो डिसेबल्ड के लिए दिया गया है, जिसमें 1% रिजर्वेशन लोकोमोटर, ठीक है, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए 1% रिजर्वेशन था। फिर जो सुनने और बोलने में है उनके लिए 1% रिजर्वेशन था। जिनको आंशिक दृष्टि दोष है उनके लिए 1% रिजर्वेशन था, ठीक है, और 1% ऑटिज्म के लिए था, यानी कि आत्म केंद्रित, ठीक है। ये जो है साइकेट्री डिसऑर्डर है या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो 1% ऑटिज्म के लिए रिजर्वेशन करवाया गया था, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के लिए हम लोग 3 से 4% जो रिजर्वेशन है वो डिसेबल्ड के लिए देते हैं भारत सरकार के द्वारा। कोई भी अगर नौकरी हो तो उसमें 3 से 4% इन लोगों के लिए ही रिजर्व रहती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो समाज पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विविध प्रकार के विभेदन और असमानताओं के कारण हुई रिक्तियों को भरने में सहायक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव या असमानता उसको दूर करता है। तो शिक्षा की सर्वव्यापकता, यानी कि शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब इसमें हर बालक के गुणों, स्तर और आवश्यकताओं का हम लोग ध्यान रखें, तभी हम लोग शिक्षा का विस्तार कर पाएंगे। फिर दूसरा है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है या उसके रूप में स्वीकार किया गया है, जहाँ जाति, रंग भेद, धर्म, लिंग भेद आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कि
शिक्षा जो है बिना किसी भेदभाव के सभी को दी जाती है। फिर राष्ट्र का विकास, देश में की खुशहाली एवं संगठन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें कि सभी नागरिकों का योगदान होना चाहिए। तो जो साधारण नागरिक हैं, आम जनता है, इसके अलावा जो अशक्त नागरिक हैं, उनका भी योगदान जो है देश के विकास के लिए जरूरी है। तो यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी 2008 में। उन्होंने ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षा के आशातीत विकास के बावजूद भी अब 72 मिलियन से अधिक निर्धनता एवं सामाजिक हाशिए स्तर पर स्थित बच्चे किसी स्कूल में नामांकन नहीं ले रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है, ठीक है, पॉवर्टी के कारण या आपका सोशल सामाजिक कोई कारण हो, आर्थिक कारण हो, उसके कारण जो है विद्यार्थी जो है एनरोल स्कूल में नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है कह सकते हैं कि इसको हमें ध्यान में रखना होगा। फिर निर्धनता चक्र की समाप्ति, भारत में शिक्षा को ज्ञान अर्जन के साथ जीविकोपार्जन का एक उपयुक्त माध्यम समझा जाता है और इसकी आवश्यकता भी है। ठीक है, भारत में क्या सभी देशों में आप जो है ज्ञान की अर्जित कीजिए, यानी शिक्षित जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार करे, चाहे वो हस्त कौशल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कोई भी आप अगर स्किल यूज कर रहे हैं तो वो उसको आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का स्तर बढ़ाना, तो समावेशी शिक्षा में न केवल सभी के लिए शिक्षा बल्कि सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के दैहिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो आप भी पाठ्यक्रम बनाए या जो भी टीचिंग मेथड आप यूज करें, वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, सोशल और कल्चरल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति, तो सामाजिक समानता का जो सबसे पहला पाठ जो है आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके लिए समावेशी शिक्षा इसके लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। इसके अलावा समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए, यानी कि समाज का विकास और सशक्तिकरण उसके सुयोग्य एवं शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक दूरदर्शिता उपयोगी प्रयास है। इसके अलावा हम एक अच्छे नागरिक जो अच्छे गुण वाला हो उसका विकास कर सकते हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, उसका भी विकास कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब इट डज नॉट मीन if you want to participate, conform to the cultural, social norm of the majority, but it means diversity is so vital that every person will have its needs to meet so that all have access to the same opportunities to learn and play. तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बहुत ढेर सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि अशक्तों की शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, कुछ दिए गए हैं संवैधानिक प्रावधान, जिसमें कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 द्वारा देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं, जो अशक्त व्यक्तियों को भी उपलब्ध है। इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता
और विकास की सीमा में रहते हुए कार्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी जैसे आदि मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रभावशाली प्रावधान करेगा। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 की 11वीं अनुसूची है और अनुसूची 243 की 12वीं अनुसूची, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के अलावा अशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद 243 की 11वीं जो अनुसूची है उसमें विकलांगों एवं मंदबुद्धि लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण, फिर 12वीं अनुसूची में विकलांगों एवं मंदबुद्धि लोगों के कल्याण सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक है, इसका प्रावधान है। इसके अलावा हमारे भारतीय शिक्षा आयोग जो कि एजुकेशन कमीशन बना था कोठारी आयोग में, उन्होंने भी संस्तुति की थी कि 1986 तक लगभग 15% अंधे, बहरे एवं विकृत अंग वाले बच्चों और लगभग 5% मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने ये भी कहा था कि हर जिले में अशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कम से कम एक अच्छी संस्था होनी चाहिए और जिसके लिए उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद एक आयोग बना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में। उन्होंने भी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकलांगों को तो उसके लिए उन्होंने कई ढेर सारे उपाय बताए थे राष्ट्रीय नीति 1986 में। पहला उपाय ये था कि विकलांगता यदि हाथ पैर की या मामूली सी हो तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ होगी। दूसरा ये था कि गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विद्यालयों की जरूरत होगी। इस तरह के विद्यालय जहां तक संभव होगा जिला मुख्यालयों में बनाया जाएगा। तीसरा उन्होंने सुझाव दिया था कि विकलांग के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। चौथा सुझाव था प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को वो ठीक तरह से समझकर उनकी सहायता कर सकें। इसके बाद आंशिक रूप से विकलांग छात्रों की समेकित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पार्शली डिसेबल्ड चाइल्ड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी परिकल्पना की गई थी कि जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को यथासंभव सामान्य शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए, ठीक है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। तो इस योजना के अंतर्गत जो कक्षा 6 से 12 तक आंशिक रूप से जो हो गए, आंशिक दृष्टि युक्त बालक हो गए, अस्थि दोष युक्त बालक हो गए या मानसिक विकलांग बालक हो गए, इन लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की गई है। इसके अलावा अशक्तों के कल्याण के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था जिसमें कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में बना था। फिर दूसरा जो है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में बना था और तीसरा आत्मविमोह मस्तिष्क पक्षाघात मंदबुद्धि और बहुविकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अधिनियम 99 बनाया गया था। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो अशक्तों के लिए शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर में इसकी व्यवस्था की गई है।
इसमें जो है, जो प्राथमिक स्तर पे जो अशक्त बालक हैं उनके समावेशी शिक्षा की जो योजना थी वो सन 1974 में इसको आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ रहे जितने भी अशक्त बालक हैं उनको पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दी, परिवहन भत्ता, साथ चलने वाले को आने जाने का किराया भत्ता, नेत्रहीन छात्रों के लिए पढ़ने वाले पठन भत्ता, उपकरणों की व्यवस्था, अशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए वेतन आदि सुविधा देने की बात राज्य सरकार ने, केंद्र शासित सरकार ने और गैर संगठनों को 100% जो है वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। ठीक है। फिर हम लोग माध्यमिक स्तर की अगर बात करते हैं तो माध्यमिक स्तर में जितने भी अशक्त बालक हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009-10 में चलाई गई थी। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले बालकों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य 8 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई करने वाले अशक्त बालकों को उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करना था ताकि वो भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हुए अपने बौद्धिक स्तर का विकास कर सके। ठीक है। इसके अलावा विकलांग कल्याण बोर्ड अशक्तों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई गई थी, जैसे उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना चलाई गई थी। फिर जो आपका आर्टिफिशियल लिम्ब जो है उसके सहायता के लिए उन लोगों को मदद की गई थी। ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका समावेशी शिक्षा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से ये नई पहल है। इसमें जो है अशक्त बालकों को हम लोग सामान्य विद्यालयों में शिक्षा हम लोग प्राप्ति हेतु अतिरिक्त उनको सुविधाएं देते हैं और उनको शिक्षित करते हैं, जिससे कि अशक्त बालक जो है वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। इससे क्या होगा कि उनका जो है शैक्षिक विकास होगा और सामान्य बालकों के साथ अगर वो पढ़ेंगे तो जो है हीनता की जो भावना है वो उसकी समाप्ति होगी, उनका समाजीकरण भी होगा। इससे वे भावी जीवन में समाज में अपने आप को समायोजित करने में सफल हो सकेंगे। तो ये आपका सामाजिक शिक्षा खत्म होता है।